फेलोशिप भी करते हैं। सो हम क्या करते हैं, पूरी इंडिया से और विदेश से कोई भी स्टूडेंट्स हमसे सीखना चाहते हैं, वो हमारा सेंटर आ जाता है और 6 मंथ से 1 साल रुकते हैं, और उनको हमने एडवांस ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर्स और क्रिटिकल केयर प्रोसीजर्स भी सिखाते हैं। सो ऐसा अभी हमारे पास अभी तक हमने ऑलमोस्ट अराउंड 35 to 40 फेलोज को ट्रेन किया है पूरी इंडिया से और विदेश से, और आगे भी हम काफी फेलोज को ट्रेन करने वाला है। इसके अलावा एक चीज इस मीडिया में हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स फॉर एक्मो है। एक्मो का मतलब एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट। सो अगर आपको कभी भी कोई पेशेंट वेंटिलेटर में इंप्रूव नहीं हुआ है, वेंटिलेटर देने के बाद भी पेशेंट का ऑक्सीजन इंप्रूव नहीं हुआ है, उस पेशेंट को हम एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम में लगा सकते हैं। उसका हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। उसमें क्या करते हैं, अगर किसी का लंग टोटल फेल हो गया, वेंटिलेटर में भी ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहे, तो उस पेशेंट को हम एक्मो डाल दिया तो इमीडिएटली ऑक्सीजन और वेंटिलेशन कहते हैं, वेंटिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों वो मशीन संभालते हैं। इसके बीच में हम पेशेंट को अच्छा सा ट्रीट करके, कोई पेशेंट मरने वाला थे उनको भी हम बचा सकते हैं। सो अभी हमारा पास रूटीनली एयर ट्रांसफर्स में काफी पेशेंट, ऐसा पेशेंट आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, अगर कोई भी पेशेंट को मान लो रांची में भी वेंटिलेटर पे है, अच्छा सा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो हमारा टीम उधर जाके उस पेशेंट को एक्मो में डाल के हम एक्मो में भी एयर ट्रांसफर कर सकते हैं, और उधर आने के बाद भी एक्मो से अच्छा सा ट्रीट करके एक्मो निकाल के वापस ऐसा पेशेंट को पैदल चलने तक लेकर आ सकते हैं। सो ये सारे फैसिलिटीज पहले नहीं था, और ये एयर ट्रांसफर का फैसिलिटीज भी पहले नहीं था, बट अभी हम रूटीनली कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा सेंटर में भी लंग ट्रांसप्लांटेशन भी होते हैं। अगर किसी का एडवांस्ड आईएलडी रहता है, इसका मतलब लंग्स परमानेंट ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है किसी कारण की वजह से, लाइक आईएलडी की वजह से या एडवांस्ड स्मोकिंग लंग डिसीजेस में, उस पेशेंट्स में हम कैसे हम लिवर और किडनी को बदल के ट्रांसप्लांट करते हैं, ऐसा हम लंग ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। सो ऐसा हर फैसिलिटी पल्मोनरी रिलेटेड एंड क्रिटिकल केयर रिलेटेड हमारा यशोदा हॉस्पिटल सोमाजिगुड़ा हैदराबाद में रहता है। इसके अलावा हमारे पास एडवांस्ड थोरैसिक सर्जरी टीम भी होता है। सो किसी का काशी में खून आता है, या किसी का अर्ली स्टेज में लंग कैंसर होता है, या किसी का एडवांस न्यूमोनिया आता है, न्यूमोनिया होता है, वो इंप्रूव नहीं हो रहे, उनको भी लोबेक्टमी नहीं है तो न्यूमोनेक्टमी कहते हैं। इसका मतलब एक पोर्शन का लंग निकालना, ऐसा एडवांस सर्जरी भी अभी रोबोटिक सर्जरीज हम करते हैं। सो पहले तो ये सारे ओपन करके करने का जरूरत पड़ता था, बट अभी एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी से भी ये सारे प्रोसीजर इजीली कर सकते हैं। पेशेंट आ जाते हैं, सर्जरी होता है, 2-3 दिन में घर भी चले जाते हैं, और उस बीमारी को परमानेंट क्योर भी मिलता है। सो एक ही चीज जनरल पॉपुलेशन को बताना चाहता हूँ। सो अभी पहले की तरफ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम रहता है, अगर आपने अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया, इवन कैंसर, उसको हम 100% क्योर दे सकते हैं। सो ये अवेयरनेस हर पेशेंट को होना चाहिए। अगर किसी को लगातार काशी होता है, नहीं है तो काशी में खून आता है, नहीं है तो लगातार बुखार रहता है, या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ एपिटाइट रहता है, उन पेशेंट्स अपना पल्मोनोलॉजिस्ट को जरूर दिखा दीजिए। अगर मान लो आपको लंग कैंसर भी पहले स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है एडवांस्ड फैसिलिटीज की वजह से, हम परमानेंट क्योर कर सकते हैं। अगर कोई भी पेशेंट वेंटिलेटर में इंप्रूव नहीं हो रहे, आपको एक्मो, इट विल बी अ लाइफ सेविंग फॉर योर नियर एंड डियर वंस। सो ये सारे सर्विसेज आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी आप सर, जो पेशेंट के बारे में जो आपने बताया उसकी अभी प्रेजेंट स्थिति क्या है और उस ट्रीटमेंट में कॉस्ट कितना है? सो अभी हमारा पास मिसेस रीता सिन्हा आए थे। सो उनका वो बायोलॉजिक्स हम कहते हैं, वो एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। वो महीने में एक बार वो इंजेक्शन लगाने का जरूरत पड़ता है, और कुछ दिन के बाद हर 3 महीने में वो इंजेक्शन लगाने का जरूरत पड़ता है। सो रफली आपको 6 महीने का वो पूरी की पूरी कॉस्ट, पहले तो बहुत बहुत खर्चा लगता था, 10 लाख ऐसा भी होता था, बट अभी बहुत कम हो गया, 1.5 लाख लगता है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का थेरेपी के लिए। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है, पेशेंट का स्टेरॉइड का यूसेस काफी कम हो जाते हैं, और स्टेरॉइड से आने वाला साइड इफेक्ट्स भी काफी कम हो जाते हैं। और जब से मिसेस रीता सिन्हा को हमने वो इंजेक्शन शुरू किया, अब भी पेशेंट और पेशेंट अटेंडर से पूछ सकते हैं, ऑलमोस्ट स्टेरॉइड हम ऑलमोस्ट बंद करने का स्टेज तक चला गया। अभी हम स्टेरॉइड भी नहीं दे रहे पेशेंट को। पहले तो वो पेशेंट काफी बार स्टेरॉइड लेने का जरूरत पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती होने का जरूरत पड़ा, अभी वो सारे कम हो गया। इस बार जब हमारे पास आए तो बेसिकली वायरल न्यूमोनिया के लिए आए थे। सो इधर वायरल न्यूमोनिया पकड़ गया था,
सो हमारे पास आए थे, बट ऑक्सीजन काफी कम थे, 82% थे लगातार। उसके बाद ऑलमोस्ट प्रॉपर अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एडवांस्ड सपोर्टिव केयर देने के बाद अभी पेशेंट दोबारा ऑक्सीजन 96 तक पहुंच गया और पेशेंट अपना लाइफ जी रहे। सो बेसिकली ये सारे ट्रीटमेंट होता है, बट जनरल पॉपुलेशन को भी और ट्रीट करने वाला डॉक्टर्स को भी ये अवेयरनेस चाहिए। अगर ऐसा है, उनको पता चलेंगे, तभी वो सर्विसेज यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आप एक और सवाल हुआ कि कोरोना पीरियड उस एज में लंग्स के ऊपर काफी अफेक्ट हुआ। मेरा सवाल आपसे पहला ये है कि जो उस समय अफेक्टेड हुए उनकी अभी स्थिति क्या है, और जिनका आपने ट्रीटमेंट किया था उनकी अभी स्थिति क्या है? सो अभी आपने पहले भी मीडिया में और रिपोर्ट्स में देखा होगा, फाइब्रोसिस, वो टर्म बहुत ज्यादा यूज करते थे। फाइब्रोसिस का मतलब एक बार वायरल इन्फेक्शन आया, उस वायरल इन्फेक्शन से आपका लंग काफी अफेक्ट हो गया। बट हमारा ऑब्जर्वेशन है, अभी तो ऑलमोस्ट 2 से 3 साल हो चुका है कोरोना आके। ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ पेशेंट्स में वो पूरी, कितना भी निशान था लंग्स में, वो रिपीट स्कैन्स में पूरी की पूरी ठीक हो गया। सो सिर्फ 5%, 5 मैक्सिमम हम कह सकते हैं 5 से 10% का पेशेंट में, उन पेशेंट में किसी को सीवियर कोविड न्यूमोनिया आया था, उसमें वो फाइब्रोसिस अभी भी रहता है। ऐसा पेशेंट में किसी का फाइब्रोसिस काफी सीवियर था, उन पेशेंट्स में हमने लंग ट्रांसप्लांटेशन भी किया है, और लंग ट्रांसप्लांटेशन के बाद पेशेंट का अभी कोई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी जरूरत नहीं है और अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे। अब ये फाइब्रोसिस हम कुछ कहते हैं, सिमिलरली दूसरी प्रॉब्लम आ जाते हैं, वो आईएलडी कहते हैं। आईएलडी का मतलब इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, वो काफी रहता है। उन पेशेंट को भी किसी का ऐसा लंग पहले ऑक्सीजन में डालते हैं, अगर ऑक्सीजन का जरूरत ऑलमोस्ट परमानेंट बन चुका है, उसी वक्त हम लंग ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या होता है, जब पेशेंट हमारे पास आता है ऑलमोस्ट काफी लेट स्टेज में आते हैं, 70 साल में, 80 साल में, तभी ये लंग ट्रांसप्लांटेशन का चांसेस कम हो जाते हैं। अगर मान लो आपने किसी वक्त पेशेंट को ऑक्सीजन में जा रहे, उसी वक्त हमने उसको लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए स्क्रीन करके लंग ट्रांसप्लांटेशन किया, तो आउटकम्स भी बहुत अच्छा है। इसलिए वो अवेयरनेस चाहिए, कभी भी आपको ऑक्सीजन में जाने का जरूरत पड़ा किसी लंग कंडीशन की वजह से परमानेंटली, तभी आप इमीडिएटली लंग ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोचना है। क्या सर? डॉक्टर मिस्टर मकेश बताएंगे। सर अभी नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में तो कोई उम्मीद नहीं है सर। अभी जितने भी अस्पताल यशोदा के हैं, सभी अस्पताल सिर्फ हैदराबाद में ही है और कहीं अभी फिलहाल नहीं है सर। सो अगले 4-5 साल तक तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है सर। आगे का तो 5 साल के बाद ही बात बोल सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल है, आपने आईएलडी के बारे में बताया, लेकिन कई बार लंग लोगों को फ्यूजन होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करते हैं? सो प्लूरल एफ्यूशन का मतलब है लंग्स में पानी भर गया है, तभी हम कहते हैं प्लूरल एफ्यूशन। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कई बार आप प्लूरल एफ्यूशन के साथ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बट कुछ जगह पे वो प्रॉपर एवेल्युएशन नहीं होते, इमीडिएटली टीबी का मेडिसिन दे जाते हैं। बट हमने यही देखा है, जब तक आपने सही से एवेल्युएट नहीं किया तब तक टीबी का मेडिसिन नहीं देना है, क्योंकि ऐसा काफी पेशेंट को, एफ्यूशन का पेशेंट को जब हमने एडवांस प्रोसीजर्स किया, मान लो अगर अंदर जाके कैमरा डाल के बायोप्सी लिया, हमको काफी पेशेंट्स में कैंसर निकला। सो अगर किसी ने स्मोकिंग किया है या किसी को अनडायग्नोस्ड प्लूरल एफ्यूशन रहते हैं, इसका मतलब आपने पानी का टेस्ट किया, उस टेस्ट में रिपोर्ट सही से नहीं आया, उनको सीधा टीबी मेडिसिन नहीं देना है। उनमें फर्दर सिंपल प्रोसीजर्स है, थोरैकोस्कोपी हम कहते हैं, छोटा सा एनेस्थीसिया देते हैं, कैमरा डालते हैं, अंदर जाके देखते हैं, बायोप्सी निकालते हैं, उसमें हाथ की हाथ पता चल जाएंगे पेशेंट का टीबी है या कैंसर है। अगर कैंसर है हम जल्दी पकड़ सकते हैं, उसके लिए सही से इलाज कर सकते हैं। बट अगर मान लो आपको सच में टीबी नहीं है, आपने टीबी का दवाएं दिया, वो सच में कैंसर था, इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो कैंसर भी एडवांस स्टेज में चले जाते हैं। इसलिए जब भी फेफड़े के अंदर पानी रहता है, उसका एवेल्युएशन जरूरी है। सीधा टीबी का दवाई नहीं देना है, वो पानी निकाल के पहले टेस्ट करना है, उसमें टीबी कंफर्म है तो दे सकते हैं, नहीं है तो थोरैकोस्कोपी और बायोप्सी करके कंफर्म करना पड़ेगा। पेशेंट के लिए क्या कहेंगे, इनको फ्यूजन तो रहता है लेकिन विदाउट एनी सिम्टम, सो कोई भी लेकिन लास्ट जब चेकअप होता है तो पता चलता है कि लास्ट स्टेज कैंसर। कोई भी पानी रहता है वो एवेल्युएट करना पड़ेगा। अगर आपको सिम्टम है, नहीं है, 99% सिम्टम रहता है, इसलिए तो आप एक्सरे करते हैं, बिना सिम्टम तो कोई एक्सरे नहीं करते।
सो 90 to 99% आपको सिम्टम जरूर होगा, मे बी लॉस ऑफ एपिटाइट होगा या बुखार आ रहा होगा, नहीं तो शाम को टाइम वीकनेस रहा होगा या कुछ पेशेंट्स में काशी रहता है। बट अगर मान लो किसी कारण की वजह से आपने एक्सरे किया, उसमें सिम्टम्स भी नहीं था, तब भी इस पानी को एवेल्युएट करना है और ढूंढना पड़ेगा कारण क्या है, ये टीबी है या कैंसर है या कुछ और कारण की वजह से आया है, और अगर मान लो पानी में रिपोर्ट नहीं आया तो बायोप्सी करना पड़ेगा। थोरैसिक सर्जन यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से। थोरैसिक सर्जरी मतलब फेफड़े के संबंधित कोई भी बीमारी जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है उसको थोरैसिक सर्जरी बोलते हैं। फेफड़े के संबंधित बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे सबसे कॉमन बीमारी जो होती है हमारे देश में वो होती है क्षय रोग, टीबी की बीमारी। टीबी की बीमारी के बाद ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनकी वजह से सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकता है। कुछ लोगों में पानी भर जाता है, कुछ लोगों में हवा भर जाता है, कुछ लोगों में खून की उल्टी होती है टीबी के बाद। अगर ऐसे जब भी होता है उनको एक थोरैसिक सर्जन का ज़रूरत पड़ सकता है। उसमें हम बोलते हैं मिनिमली इन्वेजिव, मतलब छोटा कट करके उनकी जो अंदरूनी बीमारी को ठीक करके हम बेचते हैं। अब पूछोगे वो यहाँ पे नहीं होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। रांची जैसी जगह में रांची, रायपुर, नागपुर, जबलपुर ऐसे प्लेसेस में ये सर्जरी बहुत कम होती है और हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ के जो मरीज़ आते हैं बहुत सारे मरीज़ वहाँ आते हैं इसी इलाज के लिए। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे मरीज़ आता है, सर्जरी होता है, 2 या 3 दिन में घर पे हम छुट्टी करते हैं और हफ्ते भर बाद वापस काम करने लग जाते हैं। मेरे से कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिन्होंने बुधवार को ऑपरेशन कराया और शनिवार को काम पे गए। तो ये सबसे मतलब फेफड़ा निकालना किसी का तो बहुत बड़ा बात होता है, बट फिर भी हमारी जो टेक्निक है उसकी वजह से बहुत जल्दी रिकवर होता है पेशेंट और जल्दी काम पे लग जाता है। इसीलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट्स रांची, रायपुर, नागपुर जैसी जगह से हमारे पास आए। एक्चुअली आयुष्मान से हमारा टाई अप नहीं है, बट मैं एक बात बताता हूँ। एक गरीब आदमी आता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? वापस काम पे जाना है कि नहीं? अगर वो हम बड़ा सा चीरा लगा के एक ऑपरेशन करेंगे, वो हो सके साल भर काम ना करे, और वही ऑपरेशन हम दूरबीन से करें तो वो जल्द से जल्दी काम पे लग जाएगा और अपना घर परिवार देख पाएगा। क्या इसमें कॉस्ट आता है? कॉस्ट आएगा वो तो डिपेंड करता है कैसे सर्जरी कर रहे हैं, क्या चीज़ की बीमारी है। कम से कम मिनिमम 3 से 5 लाख तक सर्जरी का मैक्सिमम तो बहुत होता है, क्योंकि दूरबीन से रोबोटिक करते हैं तो उसमें ज़्यादा लगता है, 7 से 8 लाख तक आता है। पर हर पेशेंट को रोबोटिक ज़रूरत नहीं पड़ता है, और जो पेशेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हम बताते हैं उनको ज़रूरत पड़ता है, वरना तो हम अवॉइड करते हैं। ठीक है। मैं कार्डियोथोरैसिक सर्जन और हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन, मतलब जो हृदय का सर्जरीज है और हार्ट ट्रांसप्लांट करता हूँ। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हम लोग यशोदा में जो हमारे हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है और मशीन्स है, उससे हार्ट ट्रांसप्लांट्स और लंग ट्रांसप्लांट्स दोनों ही बड़ी आसानी से कर रहे हैं। और पिछले 1 साल में हमने लगभग 35 लंग ट्रांसप्लांट और 2 हार्ट ट्रांसप्लांट किए हैं, और पिछले 10 साल में हमारे हॉस्पिटल में 20 हार्ट ट्रांसप्लांट हुए हैं और 60 से ऊपर लंग ट्रांसप्लांट हुए हैं। और हार्ट ट्रांसप्लांट का मेन है मेरा जो स्पेशलिटी है। हार्ट ट्रांसप्लांट तभी करते हैं जब कोई मरीज़ की हार्ट बहुत वीक हो जाती है, जैसे कि उसकी पंपिंग एक्शन, नॉर्मल पंपिंग एक्शन जो होती है 70 से 75% तक होती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें ये दिल बहुत वीक हो जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो होता है जेनेटिक इशू हो सकता है, या फिर कभी कभी जो दिल का दौरा पड़ता है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन वो ब्लॉक रह जाता है, तो बाद में हार्ट फंक्शन स्लोली कम होते जाता है, यहाँ तक कि 70% से 25% तक कम हो जाता है। तो इसे हम लोग सीवियर एलवी डिसफंक्शन कहते हैं, मतलब सीवियर हार्ट पंपिंग एक्शन जो है कम हो गई है। तो ऐसे मरीज़ों में ज़्यादातर सिम्टम्स जो होते हैं, मतलब जो उनको दिक्कत होती है वो है सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर उनको छाती दर्द होती है, पैर का सूजन होता है, पेट और फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है। और ऐसे पेशेंट्स को आम तौर पे तो मेडिसिन्स दिया जाता है, काफ़ी हद तक मेडिसिन से कम होते हैं। लगभग 100 ऐसे पेशेंट्स में होते हैं 20 या 25% पेशेंट जो होते हैं उनको कोई मेडिसिन काम नहीं करते हैं, या फिर मेडिसिन जितना भी हाई डोज दो तो हार्ट फंक्शन इम्प्रूव नहीं होता है।
तो उनके लिए एक ही उपाय होता है और वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है मतलब एक और पेशेंट का जो अभी ब्रेन डेड है, मतलब जिसको कहते हैं ना कोमा होता है, वो फिर से जग नहीं पाएगा, तो ऐसे ब्रेन डेड पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ हम लोग बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि देखो अगर आपके पेशेंट अभी तो जिंदा वापस नहीं आएंगे, होश में तो आएंगे नहीं, अगर आप डोनेट करेंगे ऑर्गन्स तो दूसरे 8 लोगों, एक पेशेंट जब ब्रेन डेड पेशेंट होता है तो उनसे 8 लोगों की जीवन बदल सकती है, क्योंकि आंखें हैं, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग है, पैनक्रियास है, इन सब का इस्तेमाल हो सकता है। हमारे देश में अभी तक तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लोगों में एक अवेयरनेस नहीं है, तो इसके अवेयरनेस ज़्यादा करने की कोशिश में है हम लोग, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक मरीज़ से 8 लोगों की जान बच सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स का हम लोग पूरा ब्लड क्रॉस मैचिंग, ब्लड टेस्ट सब देख लेते हैं, जिस पेशेंट को हार्ट चाहिए, और हार्ट ले लेते हैं डोनर से जो पेशेंट मरने वाला है, और उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं। यूजुअली ये ट्रांसप्लांट सर्जरी 5-6 घंटे का होता है, और ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट लगभग 15-20 दिन तक हॉस्पिटल में रहेगा, और इसका सर्वाइवल रेट काफ़ी बढ़िया है। 1967 में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था साउथ अफ्रीका में, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड करके। उसके बाद वो जो पेशेंट था लगभग 1 हफ्ता तक ज़िंदा रहा, लेकिन आजकल जो सर्वाइवल रेट है हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के, एवरेज आमतौर पे 12 ईयर्स, 12 से 15 साल तक रह जाते हैं। ऐसे भी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं जो विदेश में काफ़ी मैराथन भागते हैं, कठिन से कठिन काम करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। तो क्या कहना चाहता हूँ कि हार्ट ट्रांसप्लांट हमें लगता है कि ये तो अरे भाई कोई ज़िंदा नहीं आएगा, कोई बच नहीं पाएगा, है जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए हार्ट ट्रांसप्लांट एक काफ़ी साधारण सी सर्जरी बन गई है, और इसका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा रहता है। क्या खर्चे लगभग आता है ट्रांसप्लांट करने? खर्चा तो पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंस होता ही है, जैसे कि कितना, लगभग 20 से 25 लाख होता है। जैसे कि लंग ट्रांसप्लांट का काफ़ी कॉस्टली हो सकता है, 40 लाख होता है, इसका 20 से 25 लाख तक हो सकता है। लेकिन हमारे हॉस्पिटल के पास टीम्स होते हैं, काफ़ी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, जो डोनेशन करते हैं, तो उनके ज़रिए भी थोड़ा काफ़ी हद तक पैसे जमा कर सकते हैं। ठीक है।